आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। ये आप देख सकते हो, भारतीय इतिहास के कुछ विषय, ये भाग नंबर 1 है, इसके अंदर पढ़ेंगे। क्योंकि आपको पता है अभी भी जो एग्ज़ाम में प्रश्न आ रहे हैं ना, सब एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन उठाए जा रहे हैं। तो मैंने आपको ये जो आरपीएससी है ना, उसका नोटिस भी जारी हुआ है कि पर्सन का जो पैटर्न है वो किसी कोचिंग या नोट से नहीं, एनसीईआरटी से ही आएंगे। तो आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी चाहिए। यहाँ से हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। कुछ हम पढ़ेंगे पूर्व एग्जाम के जितने भी प्रश्न आए हैं ना, सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता से, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता से कहाँ कहाँ से सारे प्रश्न आए हैं उनको भी पढ़ेंगे और हम देखेंगे आज। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये सब आप देख सकते हो कि हड़प्पा जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पूरा वस्तु है ना, और सेलखड़ी नामक पत्र से बनाई गई मोहरों पे सामान्य रूप से जानवरों के और ऐसी तथा एक ऐसी लिपि चिन्ह उत्कीर्ण है जिसमें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसको पढ़ा भी नहीं जा सका। यानी कि ये प्रश्न भी आया था कि सिंधु घाटी सभ्यता की हमें कहाँ से जानकारी मिलती है, तो मोहरों से मिलती है। ये हड़प्पाई मोहर है। परिभाषित स्थान और शब्द, स्थान और काल, ये आप देख सकते हो। तो यहाँ से प्रश्न जो आया था कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या है, तो इसको आपको याद रखना है। 2600 से 1900 तक है। ये एग्जाम में आ भी चुका है, वापस भी आ सकता है, इसको अच्छी तरह याद रखना। ये एनसीईआरटी में सब हड़प्पाई जो स्थल है ना सिंधु घाटी सभ्यता के, वो दिए वहाँ आप देखोगे तो ये चंदूड़ो यहाँ ये देख सकते हो, ये धोलावीरा है, नागेश्वर और रंगपुर, और ये लोथल जो गुजरात में है, नागेश्वर भी गुजरात में है, रंगपुर भी गुजरात में है। ये याद रखना, तीनों के तीनों गुजरात के छः। और धोलावीरा भी कहाँ है, ये भी गुजरात में। धोलावीरा लोथल तो वेरी इंपॉर्टेंट है। नागेश्वर अभी तक एग्जाम में नहीं आया, तो अब की बार आ सकता है। इन सब की विशेषता भी मैं बताऊंगी। ये चंदूड़ो, ये कोरदीस की मोहनजोदड़ो, ये भारत पाक की सीमा है, आप देख सकते हो। तो ये चंदूड़ो, कोरदीस की, मोहनजोदड़ो, बालाकोट, ये सब कहाँ है, ये पाकिस्तान में है। कहाँ है, पाकिस्तान में। ये प्रश्न भी आ चुका है कि पाकिस्तान के स्थल कौन कौन से हैं, भारत के कौन कौन से हैं, आगे मैं बताऊंगी आपको। ये बनावली जो हरियाणा में, इराकी गढ़ी, और ये मिथाथल, ये कालीबंगा जो राजस्थान के घग्गर किनारे है ना, कालीबंगा हनुमानगढ़ में। तो ये हड़प्पा सभ्यता है। तो हड़प्पा ऊपर है, कालीबंगा यहाँ। हड़प्पा और कालीबंगा दोनों समकालीन पास में ही है। हड़प्पा जो यहाँ है, और लेकिन यहाँ हम देखेंगे मोहनजोदड़ो यहाँ पर है। ये मोहनजोदड़ो, ये जो स्थल थे वो मैंने बताया, झेलम, चिनाब, रावी, ये नदियाँ भी आप देख सकते हो। उसके आगे हम देखेंगे पूर्वी स्थल, यहाँ नहीं दिया हुआ है। यहाँ से जो ये टॉपिक है ना, प्रश्न यहाँ से बनते हैं। ये बिफोर क्राइस्ट, देखो बीसी बिफोर क्राइस्ट, और एडी जो हिंदी में क्या कहते हैं, एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना, जिसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था ना, वहाँ से जो हमारी जो तारीख स्टार्ट होती हैं, डेट स्टार्ट होती है, उसे कहा जाता है। ये सभी आप देख सकते हो। ये एनसीईआरटी का पॉइंट है। आरंभिक तथा विकसित हड़प्पा संस्कृतियाँ सिंध और चोलिस्तान, यानी कि थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तान क्षेत्र, बस्तियों की संख्या के संबंध में जो आंकड़े हैं, तो आरंभिक हड़प्पा स्थल कितने थे, सिंध में 52, यहाँ थे। हमको सिर्फ नगरों ये सब देखना, आरंभिक हड़प्पा स्थल, और 29 और 33 हैं, जबकि बस्तियों की कुल संख्या ही देखनी है। तो 106 सिंधु कहाँ थी, सिंधु में, सिंध मदद में, और ये 239 कहाँ है, चोलिस्तान में। तो ये पाकिस्तान से रिलेटेड। अब भारत के रिलेटेड जब आएगा वो देखेंगे हम। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो आरंभ है ना, विकसित हड़प्पा पहले कई संस्कृतियों के अस्तित्व में थी। ये संस्कृति अपनी विशिष्ट मर्दवाड़ शैली से संबंधित थी तथा इनके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन तथा कुछ शिल्पकारी साक्ष्य भी मिलते हैं। बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थी। इसमें बड़े आकार की संरचनाएं लगभग न के बराबर थी। कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने इलाके जलाए जाने के संकेत से तथा कुछ अन्य स्थानों को त्याग दिए जाने के ऐसा प्रतीत होता है। यानी कि कुछ इलाके तो जलाने के प्रतीत हमें मिले हैं, संकेत मिले हैं, और कुछ स्थान ऐसे मिले जहाँ से लोग छोड़कर जा चुके थे। आरंभिक हड़प्पा और हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रम है ना, वो भंग है। इनकी स्पष्ट जानकारी हमें नहीं मिलती। निर्वाह के तरीके क्या क्या थे, तो यहाँ हम देखेंगे कि आजकल लाइन टू लाइन आएगा। सी टेट का पेपर कैसा आता है उस तरह से आएगा। यूपीएससी का लेवल फॉलो किया जाएगा। अभी आपने नोटिस नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लेना। आरपीएससी ने ये घोषणा भी कर ली है कि यूपीएससी लेवल का पेपर बनेगा, और आपको एनसीईआरटी से ही एमसीक्यू बनेंगे। किसी कोचिंग और उसके भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद और जानवर, जिनमें मछली भी शामिल थी। ऐसे लाइन टू लाइन प्रश्न उठाए जाएंगे। जले अनाज के दाने तथा बीजों की खोज में पुरातत्व अनुसार इनके आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो गए हैं। पूरा वनस्पति करते हैं इसका अध्ययन। जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन विशेषज्ञ होते थे,
वो करते थे। देखो, हड़प्पा स्थलों से हमें अनाज के दानों में गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना और तिल शामिल है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आपको नोट करनी चाहिए। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए। वेरी इंपॉर्टेंट है, गुजरात से क्या प्राप्त हुआ है? बाजरे के दाने। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम मिले, लेकिन मिले हैं। हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियां, मवेशी या भेड़, बकरी, भैंस, सूअर की हड्डियां शामिल हैं। पूरा प्राणी विज्ञानियों द्वारा जीव पुरातात्विकों द्वारा किए गए अध्ययनों में संकेत मिलता है कि सभी जानवर पालतू थे। जंगली प्रजातियों में जैसे वराह यानी कि सूअर, हिरण, घड़ियाल की हड्डियां भी मिली हैं, तो इनकी हड्डियां भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। हम यह नहीं जान पाए कि हड़प्पा निवासी स्वयं जानवरों का शिकार करते थे अथवा आखेटक समुदाय के इनका मांस प्राप्त करने में मछली तथा पक्षियों की हड्डियां भी शामिल है। ये था। और कृषि प्रौद्योगिकी, देखो, मोहरों पर किए गए रेखांकन और मरमुद्दे इंगित करती है, यानी कि मोहरों से हमें जानकारी मिलती है, ये बता दिया। यहाँ पॉइंट है, चोलिस्तान से कई स्थलों पर यानी कि बनावली यानी हरियाणा से मिट्टी से बने हल से प्रतीक मिले। तो बनावली हरियाणा से क्या मिला? हमें मिट्टी का बना हल मिला। इसके अतिरिक्त कालीबंगा राजस्थान नामक स्थान से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। ये हमें एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। और जो देखा, खेत में जो रेखाएं होती थी, दो समूह एक दूसरे पर समकोण काटती थी, और साथ ही दो अलग अलग फसल उगाने के साक्ष्य भी मिले हैं। एनसीईआरटी के पॉइंट है, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखोगे तो आप देखो, अफगानिस्तान के सोरगोई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले, वेरी इंपॉर्टेंट है। और परंतु पंजाब और सिंध में नहीं है। पंजाब और सिंध में नहरों के अवशेष नहीं मिले हैं, लेकिन अफगानिस्तान के सोरगोई से नहरों के अवशेष हमें मिले हैं। यहाँ आप देखोगे तो धोलावीरा में मिला जलाशय, जिसके राजगिरी कार्य पर ध्यान दीजिए। ये जलाशय है, ये कहाँ से मिला है? धोलावीरा से। और धोलावीरा से क्या मिला आपको पता है? स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। 17 अक्षरों का श्यामपट भी मिला है। तीनों पर्सन वेरी इंपॉर्टेंट है। और धोलावीरा जो है ना, उसका अर्थ क्या होता है? सफ़ेद कुआं। ये आप देख सकते हो। यहाँ स्टेडियम के साक्ष्य भी मिले, ये मैंने लिख दिया है। यहाँ जो पत्थर के औजार मिले ना, उसके अंदर अवतल चकिया बहुत मिली। क्या मिली? अवतल चकिया, ये भी याद रखना। और एक और सालन चकिया भी है। सालन पत्थर होता था श्रमिकों द्वारा, यानी कि जो रसोई में काम होते थे, बावर्ची रसोई में प्रयोग किया गया, संग्रहालय में उधर से मांगा गया। सालन किससे कहते हैं? सब्जी को कहते हैं। तो सब्जी बनाने के लिए जो मसाले वगैरह को पीसा जाता था ना, उसे सालन पत्थर नाम दिया गया। अर्नेस्ट मैके की पुस्तक है द फादर एक्स केवे सन्स एंड एट मोहनजोदड़ो, और 1937 में ये दिया हुआ है पुस्तक है इनकी। और ये है अवतल चक्की, है ना, ये अवतल चक्की आप देख सकते हो। पुरातात्विक वर्तमान में तुलना में, ये सब वर्तमान की तुलना में समझे तो चक्कियाँ वर्तमान में भी है। प्रश्न तो ये आया हुआ कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी क्षेत्र केंद्रों का विकास हुआ। आइए ऐसे मोहनजोदड़ो को सूक्ष्म यहाँ देखेंगे। मोहनजोदड़ो सबसे सुप्रसिद्ध स्थल है। सबसे पहले खोजा गया हड़प्पा स्थल जो हड़प्पा था, सबसे पहले खोजा गया जो स्थल था वो हड़प्पा था, जबकि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल है। प्रसिद्ध तो ये है, जबकि पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? हड़प्पा था। ये परीक्षा में आ चुका प्रश्न। बस्ती 2 भागों में विभाजित थी, एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया था, दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन निचले स्तर पर। तो ये 2 टीले थे, ये निचला है ना, ये पूरा है, ये दुर्ग टीला है, और ये जो बस्ती रहती थी, यहाँ शासक वर्ग रहते थे। यहाँ आप देखोगे तो यहाँ शासक वर्ग का जो महल वगैरह है, ये देख सकते हो, और यहाँ पर ये सभी था। तो हड़प्पा सभ्यता का जो समाधान है, ये देखेंगे। समाधान यानी कि कब्रिस्तान में क्या क्या होता था? तो संभवतः मिस्र के विशाल पिरामिडों, जिनके मैं मोस्ट को लाइन कर रही हूँ, कुछ हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे। तो हड़प्पा सभ्यता के जो समाधान थे ना, वो मिस्र के पिरामिडों के समान थे। इनमें से कई पिरामिड राजकीय समाधान थे। बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई जा गई थी, यानी कि जो दफन किया जाता था ना, जिसकी कब्र होती थी, उसका जो भी सामान था रोजमर्रा की जिंदगी की, जैसे कि उसके जो गहने वगैरह, खाने पीने की वस्तु, वो साथ में दफनाई जाती थी। ऐसा यहाँ लिखा हुआ देखो। हड़प्पा स्थलों से मिले समाधान आमतौर पर मृतकों के गर्तों को दफनाया गया। कभी कभी समाधान गर्त की बनावट एक दूसरे के भिन्न होती थी, कई कई अलग होती थी, कई कई एक समान। कुछ कब्रों में मृत बांड और आभूषण मिले हैं, जो संभवतः ऐसा मान्यता है कि और संकेत करते हैं कि जिसके अनुसार इन वस्तुओं का मृत्यु उपरांत प्रयोग किया जा सकता था। मरने के बाद भी ये उपयोग कर रहे थे, ऐसा माना जाता है। 1980 के दशक में मध्य में हड़प्पा कब्रिस्तान मुक्त नाम एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 सल्ले, जैसे एक प्रकार का उपरत्न, मन के सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मन को बनाए एक आभूषण मिला है। कई कई मृतकों में तांबे के दर्पणों के साथ दफनाया गया, परंतु कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तु दफनाते विश्वास नहीं था। कई कई निवासियों के साथ बहुमूल्य वस्तु दफनाने के में विश्वास नहीं था, बहुमूल्य नहीं थी।
कहीं कहीं मिले हैं, कहीं कहीं नहीं मिले। तांबे का ये दर्पण है, आप देख सकते हो। यहाँ हम देखेंगे तो ये फैन से बना हुआ, ये 2022 में प्रश्न आया था। फैन से बना हुआ उसकी जो विशेषता है, देखो ये कैसा होता था फैंस, घिसी हुई रेत और बालू के रंग और चिपचिपे पदार्थ से मिश्रण पका बनाया गया पदार्थ, छोटे छोटे यानी कीमती माने जाते थे क्योंकि, और ये यहाँ देखोगे तो ये चक्कियाँ, मृदपांड, सुइयाँ, जावा शामिल थे, इनके बनाया जाता था, इनसे जो भी बनाए जाते थे ऐसा पदार्थ बनाने के बाद। ये जो माना जा रहा फेंस की जो वस्तुएं थी ना, उसका देखो ऐसी पूरा वस्तुएं जो वितरण अध्ययन करे, हम पाते हैं कि महंगे पदार्थों से बनी हुई दुर्लभ वस्तुएं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बस्तियों में ही केंद्रित थी। छोटी बस्तियों में ये विरले भी मिलती थी, कम मिलती थी। यानी उदाहरण के लिए फेंस से बने लघु पात्र जो संबद्ध सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में होते थे, अधिकांश मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से ही मिले हैं। कालीबंगा जैसी छोटी बस्तियों में बिल्कुल नहीं। सोना भी दुर्लभ तथा संभव आज की तरह ही कीमती था। हड़प्पा स्थलों से मिले सभी स्वर्ण आभूषण संचयों के से प्राप्त हुए, यानी कि अलग अलग सुरक्षित रखे हुए मिले हैं। और ये फेंस का बर्तन होता था ना, फेंस का, उसके अंदर तेल जो तरल पदार्थ होते ना उसको इकट्ठित करके रखा जाता था, वो खराब नहीं होते थे, ये पॉलिश युक्त होता था। यहाँ हम देखें शिल्प उत्पादन में इसी की जानकारी जो है चंदुड़ो, ये आप चंदुड़ो को देखोगे तो ये चंदुड़ो से जो मिली है ना वस्तुएं वो है। और यहाँ आप देखोगे तो कॉर्नेलियन है ना लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसलिए मैं बता रही हूँ। सुंदर लाल रंग का होता था कॉर्नेलियन, क्या होता था, सुंदर लाल रंग का। लाल रंग को याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। कसोमल रंग जिस तरह से आरबीएससी में आया था ना उस तरह से आ सकता है, ये पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो ये जो बर्तन है ये देख सकते हो, मर्द भांड वगैरह, मिट्टी की बनी पूरा वस्तु मर्द भांड, इसमें कई ये जो पूरा वस्तु हैं इनमें से दिल्ली राष्ट्रीय संग्रहालय, लोथल से स्थानीय संग्रहालय में देखी जा सकती है। एक तो लोथल में और दिल्ली में रखी हुई हैं ये सभी चीज़ें। चंदूड़ो और लोथल और हाल ही में धोलावीरा में से छेद करने से विशेष उपकरण मिले। छेद करने के उपकरण होते हैं ना, मोती बनाने में, जिससे हम कुछ बुनाई कटाई वगैरह कर सकते हैं, मोती वगैरह बना सकते हैं, उस तरह से मिले। तो पहले तो चंदूड़ो और लोथल से मिले थे, लेकिन धोलावीरा से भी अब मिल चुके हैं। यद्यपि आप मानचित्र में नागेश्वर और बालाकोट से चित्रित कर, नागेश्वर है ना, ये कहाँ है, ये पाकिस्तान में है। बालाकोट है ना, ये मैंने अभी मैप से बताया आपको, ये है नागेश्वर और ये है बालाकोट। बालाकोट पाकिस्तान में, नागेश्वर गुजरात में। तो यहाँ पर जो थे ना ये नागेश्वर बालाकोट चिन्हित की, मैंने बताया था आपको आगे कि बालाकोट पाकिस्तान में, नागेश्वर गुजरात में है। आप पाएंगे कि दोनों बस्तियाँ समुद्र तट के समीप है, ये दोनों समुद्र के किनारे ही हमने देखा है। संग से बनी वस्तुएं जिनमें चूड़ियाँ, कर्जियाँ, पच्चीकारी वस्तुएं सम्मिलित है। ये वस्तुएं बनाने का कारखाने होते थे, यहाँ पर निर्माण के विशिष्ट केंद्र थे जहाँ पर माल दूसरी बस्तियों तक से ले जाए। यहाँ से माल है ना, मैं बताऊँ आपको, ये आप देखोगे तो ये है नागेश्वर, ये भी समुद्र किनारे। यहाँ देखोगे तो ये बालाकोट, ये भी समुद्र। यहाँ से माल आने जाने का होता था। यहाँ पे मन के वगैरह जो भी माल होता था, लोग रंगपुर, लोथल, धोलावीरा, यहाँ से सब यहाँ आता था, और यहाँ से यहाँ जाता था, फिर यहाँ से यहाँ आता था। और बालाकोट है ना, ये बालाकोट से यहाँ देखो सुरकोटरा, मोहनजोदड़ो, फिर हड़प्पा, ये हड़प्पा तक जाता था। यहाँ से माल सप्लाई होता था बालाकोट से। यहाँ देखोगे तो यह मेसोपोटामिया की एक विशिष्ट बेलनाकार मोहर, परंतु इस पर बना कुबड़दार वर्षल का चित्र सिंधु क्षेत्र से लिया गया प्रतीत होता है। तो यहाँ से मेसोपोटामिया से हमारे संबंध है। तो ये किस तरह से है, बेलनाकार मोहर हैं ये, और ये मेसोपोटामिया की जो मोहरें हैं। और यहाँ हम देखेंगे तो ये बहरीन से मिली गोलाकार फारस की प्रकार की मोहर, कभी कभी हड़प्पाई चित्र मिलते हैं। रोचक तथ्य है कि दिलमुन को स्थानीय बाट हड़प्पाई मानक का अनुसरण करते हैं, यानी कि ये भी यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता दोनों समकालीन थी, इसलिए ये सब लिखा हुआ है। ये देखो कि आप पूरी की पूरी स्टोरी भी यहाँ लिखी हुई है। तीसरी ईसा शताब्दी जो है ना, ईसा पूर्व में दिन के मेसोपोटामिया के लेखों में मगान, जो संभवत ओमान के लिए प्रयुक्त नाम था, तो मगान नाम है ना, ये पहले नाम ओमान का था। वर्तमान में यहाँ ओमान नाम हमें मैप में दिखाई देता है। नामक क्षेत्र में तांबे के आगमन के संदर्भ मिलते हैं। यहाँ रोचक बात यह है कि मेसोपोटामिया के स्थलों से मिले तांबे में भी निकल के अंश मिले हैं। लंबी दूरी संपर्क की ओर संकेत करने वाली पुरातात्विक खोजों में हड़प्पा, मोहरे, बाट, पासे, मन के शामिल है। और मेसोपोटामिया के लेख क्या है, दिलमुन, जो बहरीन द्वीप है। दिलमुन है ना, वर्तमान दिलमुन वहाँ कह जाते हैं, लेकिन बहरीन नहीं है, वर्तमान में हम कहते हैं बहरीन द्वीप। मगान, मेलुआ, संबत हड़प्पाई क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द नामक क्षेत्रों के संपर्क की जानकारी मिलती है। हड़प्पा क्षेत्र से इनका संबंध था। यहाँ आप देखोगे ना तो ये दिलमुन है, जो बहरून नाम, वर्तमान में बहरीन है। यहाँ ये मगान है, जो वर्तमान में क्या है, ओमान है। और यहाँ हम देखेंगे ना, ये रहा मेलुआ शब्द भारत के लिए प्रयुक्त हुआ है। ये एनसीईआरटी का पॉइंट है, ये सुरकोटड़ा है, ये मेलुआ है,
इन सब का जिक्र मिलता है हमें। देखो मेलुआ के विषय में एक और मेसोपोटामिया जो मिथक बताता है कि तुम्हारा पक्षी हाजी पक्षी हो। हाजा पक्षी किसे कहते हैं? जिसकी आवाज़ राजप्रसाद में सुनाई दे। कहाँ सुनाई दे हमें? राजा प्रसाद में। कई पुरातत्विक तो मानना है कि हाजा पक्षी मोर था। यहाँ हमने मोर माना उनको मिला है। ऐसा संभव है कि ओमान बहरीन मेसोपोटामिया के संपर्क सामुद्रिक मार्ग से थे। किससे थे? सामुद्रिक मार्ग से थे। और ये लिखा हुआ है मेसोपोटामिया के लेख मेलुआ को नाविकों का देश कहते हैं। क्या कहते हैं? इन लेखों में मेलुआ को नाविकों का देश कहते हैं। इसके अतिरिक्त हम मोहर और जहाज़ों पर नाविकों का चित्र, ये देखो ये मोहर है ना, इस पर ये जहाज का चित्र है, आप देख सकते हो। ये सूचना पट है जो धोलावीरा से मिला था हमें, ये देख सकते हो 17 अक्षरों का। और यहाँ हम देखेंगे मोहरे लिपि और बाट। ये विश्व इतिहास 11 क्लास की जो ओल्ड RBSE है, इसके अंदर के जो पॉइंट है वो मैं बता दूं। ये 11 क्लास की सिंधु घाटी सभ्यता जिसके अंदर वेद और वैदिक साहित्य, महाकाव्य, पुराणों आदि व्यापक विवरण प्राप्त होता है। सरस्वती नदी वगैरह ये सब दिया हुआ, ये तो हमने कई बार पढ़ लिया है। ये जो है नवीन परिगणना के अनुसार सिंधु सरस्वती सभ्यता 1400 स्थल हमें ज्ञात है, जिनमें से 917 भारत में, 481 पाकिस्तान में, शेष 2 स्थल अफगानिस्तान, सोरतगोई और मुंडीखाक। सोरतगोई वही है जहाँ नहरों के हमें साक्ष्य मिले हैं। तो इनका जो है ना पश्चिम से पूर्व 1600 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर फैली हुई सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान में भौगोलिक जो विस्तार है 15 लाख वर्ग किलोमीटर है, ये भी याद रखना। NCERT के अकॉर्डिंग मैंने इसका जो काल निर्धारण बताया था वो 1900 से कहाँ तक बताया था आपको? 2600 से 1900 तक। तो 2600 से 1900 तक NCERT, जबकि अर्नेस्ट मैके ने मोहनजोदड़ो के अंतिम चरण यानी कि 2500 ईसा पूर्व को निर्धारित करते हुए 2800 ईसा पूर्व माना है। अंतिम चरण तो 2500 2800 पूर्व तक माना है। मार्टिन वेलर ने सभ्यता को 2500 से 1500 तक माना है। रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार 2300 से 1750 माना है। ये सब RBSE और NCERT के पॉइंट मैं बता रही हूँ। नवीन उत्खननों से पता चला है 5000 से 3000 ईसा पूर्व के मध्य की ये सभ्यता कहा जा सकता है। ये नगर न्यूज है। RBSE बुक में स्पष्ट लिखा हुआ है कि यहाँ धोलावीरा का जलाशय तथा विशाल स्टेडियम के भी विश्व की प्राचीन सभ्यताओं से प्राप्त नमूने मिले थे। तो धोलावीरा से मिले थे हमें जलाशय और स्टेडियम के साक्ष्य, ये स्पष्ट लिखा हुआ है। RBSE बुक में पशुपालन का दिया, गाय, बैल, भैंस, भेड़ पाले जाने वाले पशु थे। बकरी और सूर भी पाले जाते थे। कुत्ते, बिल्ली, अन्य पशु भी पाले जाते थे। हाथी और ऊँट की हड्डियाँ बहुत कम मिली है। कितनी? हाथी और ऊँट की हड्डियाँ। लेकिन मोहरों पर इसका अंकन विलुप्त है, यानी कि विपुल है। मोहरों पर तो इनका सबका अंकन है, लेकिन मिली का हड्डियाँ मिली है ना, वो कम मिली। सिंधु सभ्यता के निवासी घोड़े से भी परिचित थे। लोथल से घोड़े की 3 बन मूर्तियां और एक जबड़ा मिला है जो घोड़े का है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आ चुका है परीक्षा में। मैं दोनों बुकों को कंपैरिजन करके बता रही हूँ। सिंधु सरस्वती सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी। तांबे के साथ टीन को मिलाकर कांसा बनाया जाता था। और यहाँ देखेंगे हम तो ये सब देखो, उदाहरण के लिए नर्तकी की मूर्ति मिली है ना, मोहनजोदड़ो से हमें मिली है। तो ये कांसे की किसकी मिली है मूर्ति? कांसे की मिली है। तो जिससे भी अनुमान लगा सकते हैं हम कि ये कांस्ययुगीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता में सोने तथा चांदी का भी प्रयोग होता था। तब यहाँ के लोग मिट्टी के बर्तन बनाने की कला से प्रवीण थे। मनकों का निर्माण, ये सब मैंने अभी बताया था। चंदूड़ो लोथल में मनका बनाने वाले पूरी कर्मशाला मिली है। मन के सोने, चांदी, सेलकड़ी, सीप मिट्टी के बनाए जाते थे। लोथल तथा बालाकोट से विकसित सीप उद्योग प्रमाण मिले। मैंने अभी कहा कि लोथल, बालाकोट, नागेश्वर यहाँ उद्योग केंद्र थे। यहाँ से माल आयात निर्यात होता था। यहाँ मन के बनाने का कार्य भी होता था और माल सप्लाई भी होता था। सूत कताई, सूती वस्त्रों की बुनाई, ये सब होते थे, क्योंकि ये समुद्र के किनारे थे। मैं कुछ स्थल बता दूँ जो इम्पोर्टेंट है, आजकल स्थलों का भी पूछा जाता है। सूरतगोई मुंडीकाक है ना, अफगानिस्तान में है। ये मैंने अभी मैप से भी बताया। सुतकांगेडोर, बालाकोट, ये सब बताया आपको। मोहनजोदड़ो, चंदूड़ो, जुदेर जोदड़ो, याद रखना जुदेर जोदड़ो। कोटदीजगी, अमीरी, अली मुराद, ये सिंध पंजाब में है। ये बलूचिस्तान में है। सुतकांगेडोर, सुतकाको, बालाकोट, सुतकाको भी आया, सुतकांगेडोर का भी आया। अब की बार बालाकोट का आ सकता है, तो एग्जाम में प्रश्न आ चुके हैं। ये है बलूचिस्तान पाकिस्तान में, जबकि ये है सिंध पाकिस्तान में। ये है पंजाब पाकिस्तान में। हड़प्पा, गनेरीवाला, रहमान डेरी, डेरा इस्माइल, जलीलपुर, गुमला, ये सभी। राखीगढ़, बनावली, मिठाथल, बालू, बिराना, ये बराना भी आ चुका है। कुनाल, सिकवाल, ये हरियाणा में। रोपण, रूपनगर, बाड़ा और संगोल, चक 86, महाजरा और कोटला, निहंखा, ये सभी पंजाब भारत में। कालीबंगा, पीलीबंगा, बालाथल, करणपुर, तरखान वाला डेरा, ये राजस्थान में।
रंगपुर, लोथल, रोजदी, प्रभास पटन आ चुका है एग्जाम में 2nd ग्रेड में, और भगत राव कुंतासी मालवनी, दोनों को अब की बार याद रखना, हो सकता है आ जाए काठियावाड़ गुजरात में। ये प्रभास पटन भी आ चुका है, रोजदी भी आ चुका है, लोथल भी आ चुका है, रंगपुर भी आ चुका है। कच्छ के रण का अब की बार आया था जूनी कुरन वाला, धोलावीरा, देसलपुर, सुरकोटला, जूनी कुरन कहाँ है? कच्छ का रण गुजरात में। गोला दोरो, सिर, खिरसारा, नवीनतम, नागेश्वर, नवीनल और नागेश्वर, ये कहाँ है? कच्छ के रण में, गुजरात में। आलमगीरपुर, बड़ावला, हुला, सनोरी, मांडी उत्तर प्रदेश में, दैमाबाद महाराष्ट्र में, मांडा जम्मू कश्मीर में। मोहरे लिपि और बाढ़ को नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अब हम करते हैं MCQ। नर्तकी की कांस्य की मूर्ति निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई थी? तो ये मोहनजोदड़ो से हुई थी। रीटमैन 2023 में आया था ये। 1947 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर कौन थे? तो REM व्हीलर थे। कौन थे? व्हीलर। पहले कौन थे? पहले जो थे कनिगम थे। कब बना था इसका जो अध्यक्ष वगैरह स्थापना हुई थी? देखो 1861 में पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई, ASI की। फिर इससे पहले जनरल कौन बने थे इसके? अलेक्जेंडर कनिगम बने। फिर 1902 में जॉन मार्शल बने। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के पुनर्गठन किया जॉन मार्शल ने। उसके बाद 1921 में ASI यानी महानिदेशक सर जॉन मार्शल थे, 1921 में बने थे। और अब मैंने कहा अभी इसके निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी 1921 में पंजाब में वर्तमान ये जो हुआ। लेकिन जब 1947 में हुआ, 1947 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के जो तत्कालीन डायरेक्टर थे वो REM व्हीलर थे। कौन थे? व्हीलर थे। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल तो कौन थे? मैंने अभी बताया पहले जनरल कौन थे पुरातात्विक सर्वेक्षण के? तो ये थे अलेक्जेंडर कनिगम। लोथल नामक हड़प्पा स्थल कहाँ पर है? लोथल मैंने अभी बताया आपको, ये गुजरात में। फेंस के बारे में कथन, मैंने कहा फेंस के बारे में खेद ने, ये खादानें थी ना, मेहरगढ़ में खादानें नहीं होती थी, ये तो चूरा बनाया जाता था। फेंस प्राकृतिक तौर पर पाया जाए नहीं, इसको बनाया जाता था। बालू स्टवी पत्थर के चूर्णों को खोदकर, ये सही है। उसके बाद उन वस्तुओं की चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। हाँ, फेंस के मन के चूड़िया झुमके, ये लाइन टू लाइन उठाया गया NCERT से प्रश्न है, आप देख सकते हो। तो यहाँ से 1 2 तो घटा लो, 3 4 5 है। 3 4 5 किसके अंदर है? ये रहा 3 4 5, ये सी राइट है। निम्नलिखित में से सिंधु सरस्वती सभ्यता के स्थलों का कौन से स्थल पाकिस्तान में? अभी मैंने बताया पाकिस्तान में कौन कौन से स्थल है, ये मैं मैप से बता दूं। देखो मोहनजोदड़ो, ये भारत पाकिस्तान की सीमा है, ये आप देख सकते हो पूरी की पूरी, है ना। तो ये चंदूड़ो, ये पाकिस्तान में। ये कोरदिश की, ये पाकिस्तान में, ये देख सकते हो, ये देख सकते हो, ये देख सकते हो। मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान में। यहाँ हम देखेंगे तो ये हड़प्पा पाकिस्तान में। तो भारत में कौन सा है? तो भारत में ये तो मैंने कहा गुजरात में प्रभास पाटन है। यहाँ नर्मदा नदी के पाट है जो ये उत्तर प्रदेश में है ना, आलमगीरपुर, ये दोनों भारत में है। तो मोहनजोदड़ो बता दिया, हड़प्पा, प्रभास पाटन, आलमगीरपुर, कोरदिश की, चंदूरो। प्रभास पाटन गुजरात में, आलमगीरपुर ये भी भारत में, ये दोनों है। तो 3 4 भारत में, 1 2 और 5 हैं, ये दोनों कहाँ हैं? पाकिस्तान में। तो ये देख सकते हो, सी राइट है। प्राकृतिक हड़प्पा संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख में किस वस्तु पर बने हुए हैं? तो ये देखो, ये प्रश्न आया, हड़प्पा संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता अभिलेख मुख्यतः किस धातु पर बने हुए हैं, किस वस्तु पर बने हुए हैं? तो मोहरों पे बने हुए हैं ना। धातु पूछा हुआ तो हम अलग बात कहते हैं, ये वस्तु पूछा है। भारतीय इतिहास में 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक महत्वपूर्ण रहा क्योंकि कर्नल टॉड ये भी नहीं है। कौटिल्य लिखित अर्थशास्त्र की प्रतिलिपि मिली। अशोक के शिलालेखों को पढ़ा गया। ये 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक पूछ रहा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी यहाँ, ये 2nd ग्रेड में आया था। निम्न में से कौन सी सभ्यता हड़प्पा के समकालीन थी? ये 2012 में आया रीट में। तो हमने अभी पढ़ा कि फारस की बेलनाकार मोहरे, फारस की गोलाकार मोहरे, मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरे और वर्सल का चित्र हमारे भारत की जो भी चित्र आकृति है उससे मिलती जुलती है, जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी। कौन सी सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता भी मेसोपोटामिया के समकालीन भी थी। मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों हैं। और किस हड़प्पा कालीन इमारत में सर जॉन मार्शल ने विश्व का अद्भुत निर्माण कहा है? तो वृहद स्नानागार। किस लिए कहा है पता है आपको? ये मैंने बनाया विशाल स्नानागार, जो अनोखी चीज़ का। क्यों कहा पता है आपको? ये 39 फीट तो लंबा था, 8 फीट ये गहरा था, ये है ना कितना फीट है? 23 फीट। 23 फीट ये चौड़ा था। इसके उत्तर और दक्षिण में क्या थी? सीढ़ियाँ थी अंदर जाने के लिए। ये धार्मिक समारोह या उत्सवों में काम में आता था। इसका जो ढाल है ना, ये इस तरह था,
दक्षिणी पश्चिम में था, ये दक्षिण पश्चिम में ढाल था। यहाँ एक नाली थी जहाँ से ये पानी, यहाँ पानी अगर रोज़ रोज़ नहाएंगे तो गंदा तो होगा, तो पानी को साफ तो रखना पड़ेगा। पवित्र करने के लिए इसको धोया जाता था और सारा पानी प्लास्टर ऑफ पेरिस होता ना, उसका प्लास्टर किया हुआ था जिससे पानी बाहर नहीं जाए। यहाँ से पानी बाहर निकाला जाता था। इसलिए इसको अनोखी चीज़ कहा है, क्योंकि 5000 साल पहले ऐसी व्यवस्था कौन सोच सकता है। तो उसके अंदर उनके अंदर दिमाग तो बहुत तेज था। ऐसी व्यवस्था जो आज हम उपयोग करते हैं वो उस टाइम में करते थे, तो बड़ी विकसित सभ्यता थी। इसलिए इसको अनोखा नमूना, भव्य निर्माण का नमूना कहा है, इसलिए कहा था इसको। तो ये ऐसी व्यवस्था थी। जॉन मार्शल कौन थे, मैंने बताया अभी। 1902 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पुनर्गठन भी किया था उन्होंने, और उसके अध्यक्ष भी बने थे, वही सर जॉन मार्शल थे। सर जॉन मार्शल थे, 1921 में भी थे, 1902 में उन्होंने मार्शल किया था, अध्यक्ष भी थे। और पुरातत्व, ये जो मैंने बताया ना अभी, जॉन मार्शल ने द इलस्ट्रेट लंदन न्यूज़ में इसको प्रकाशित किया और पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी सभ्यता को उन्होंने रखा था। सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता नाम भी सर जॉन मार्शल ने ही दिया था, इसलिए इन्होंने इस महल या इस आकृति को कहा था। वो कौन सा क्या थी, विशाल स्नानागार जहाँ पुरोहित वगैरह स्नान करते थे, धार्मिक स्थानों के लिए भी काम में। तो अब दूसरा जो पार्ट करेंगे वो नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे हम। आरबीएससी और एनसीईआरटी के पॉइंट और पूर्व एग्जाम के प्रश्नों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने पॉलिटी के 2 वीडियो चलाए, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला आपका, वो 2nd ग्रेड के अकॉर्डिंग था। तो अब मैं सिंधु घाटी सभ्यता जो 2nd ग्रेड में भी है और रीट में भी है, चतुर्थ श्रेणी में भी होगा, जहाँ जहाँ ये आएगी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो मैंने ये शुरू किया। अब देखती हूँ आपके कितना सपोर्ट यहाँ मिलता है, तो मैं आगे वीडियो बनाऊंगी, नहीं तो वापस से पॉलिटी या दर्शन शास्त्र, लोक शास्त्र, लोक प्रशासन जो भी होगा वो बनाऊंगी।